नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी की गले की हड्डी बनी गए हैं। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लंबा चल रहा था। 2019 में अगर आप सोचिए, 12 अप्रैल 2019 में एक इंटरिम ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने ये इंटरिम ऑर्डर में कहा था कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब ये अपना डिस्क्लोजर हर साल देंगे कि उनको किस फर्म से या किस व्यक्ति से या किस जगह से कौन कौन से पैसे किस बॉन्ड से मिले। वो डिस्क्लोजर अगर आपको याद हो तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक इलेक्शन कमीशन ने एक सील एनवलप में कुछ कागज दिए थे जो अभी 2 दिन पहले फिर वापस किए गए हैं। ये उसकी बात थी, उस समय के दिए गए थे, और जिसमें ये जाहिर हुआ कि किसने किसको कितने कैसे बॉन्ड मिले थे। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में फिर से हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में एक ऑर्डर दिया। उनसे कहा कि आपके पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसके पूरे डिटेल्स, अब वो कंफ्यूज करने के लिए 1 साइलो 2 साइलो, इधर अरे साइलो और वो नहीं, अरे भाई 2 जगह हैं, तुम्हारे पास 2 फाइल हैं, वो उन दो फाइलों को देना था। लेकिन उसने खूब कंफ्यूज करने के लिए खूब साइलो फाइलो चला, और फिर जो 21 दिन का टाइम था, उन 11 मार्च को एक उन्होंने फाइल कर दी, 11 मार्च को कि साहब अभी हमें टाइम और चाहिए, हमें 30 जून तक का टाइम चाहिए, इतनी जल्दी हम नहीं कर पाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कहते हैं डंडा चलाया, डंडा चलाने के 24 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन आने लगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे 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 हो, और इलेक्शन कमीशन की साइट पे हो जाए, और वो सारे काम हो गए। अब आज अच्छा हो क्या रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी के भी कहने पे, अब किसके प्रॉम्प्ट पे कर रहा है सबको पता है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है आधी अधूरी दे रहा है, उसको एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अब मोर और लेस उसको बिल्कुल ठीक से मॉनिटर कर रहा है। मैं उस पर भी आऊँगा। मुझे जो लग रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, इसमें जितना बीजेपी अपने को अलग करना चाह रही है उतनी और उलझती जा रही है। एक तो यह है कि वो जितना भी मीडिया मैनेजमेंट कर ले, जितना भी वो सरकारी मीडिया में इस बात को चलने न दे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया तो है ही, और वो इस बात को कह भी रहा है। और इस बात से सरकार को और बीजेपी के चाहने, मतलब बीजेपी सरकार को और बीजेपी के लोगों को कितना कष्ट हो रहा है, ये आज सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ दिखाई दिया। जब आज कोर्ट बैठी, आज कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप सारे कागज ये सब उससे सारे डिटेल्स दीजिए। तो सबसे पहले वहां एक मुकुल रोहतगी साहब खड़े हो गए। मुकुल रोहतगी साहब पुराने बीजेपी के लिए बहुत कुछ केसेस में फाइल किए, मतलब पुराने आदमी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी के केस लड़ते हैं। अब वो मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो कहना नहीं मैं भी बोलूँगा। अब उनको लेके शुरू के 5-7 मिनट में बिल्कुल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बिल्कुल फर्म थे कि नहीं, आप इस समय कुछ इंटरवीन नहीं कर सकते हैं, आप 5 साल तक 4 साल से ये पेंडिंग, आप कहीं कुछ नहीं बोल रहे थे। आप वो कहे मैं कलकत्ता के CII और किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फलाना ढिमाका, उन्होंने नहीं सुना। और यहाँ तक कहा, और जस्टिस खन्ना भी इसमें बहुत सख्त है कि नहीं आपकी बात नहीं सुनेंगे इस स्टेज पे। यहाँ तक CJI ने कहा कि हाइड पार्क की कोई मीटिंग है क्या, लंदन में एक हाइड पार्क है जहाँ जिसको जब मन करता है वो बोल सकता है, तो नहीं कोई हाइड पार्क मीटिंग है क्या कि अपना, ये नहीं कहा कि मुंह उठाए चले आए, पर इट अमाउंट्स टू दैट कि जब मन किया तब आप खड़े होकर कुछ बोलने लगेंगे। नो। और यहां तक बात हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि डोंट शाउट एट मी। वो जब बार बार वो मुकुल रोहतगी ने एक दूसरे से, मतलब इसी तरह के अलग अलग लोगों को लाके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। एक अगर आपको याद हो, एक सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसके एक अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल सिंह अग्रवाला साहब, वो अपना कुछ एक चिट्ठी लिखते हैं जो बिल्कुल लगता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और फिर पूरी बार जो है वो एक यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास करती है कि इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में लिखा है, इसका बार से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो कल फिर कुछ, आज वो उस दिन भी किए थे, आज फिर वो खड़े हो वहाँ पे आ गए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, अच्छा वो हंसते रहते हैं, उनको कुछ शर्म भी नहीं आती जब उनको डांट पड़ती है। आज हरीश साल्वे साहब जो SBI के लिए खड़े होते हैं, वो SBI के लिए खड़े हुए, और उन्होंने कहा
कि एसबीआई ने सारे आपको डिटेल देने को तैयार है, क्योंकि आज ये सारे जज जो बेंच थी वो बहुत खिन्न थी कि हमारे बार बार कहने पर भी हो क्या रहा है कि हम जितना पूछते हैं एसबीआई उतना बताती है। वो हम बार बार कहते हैं कि कंप्लीट डिटेल, वो कंप्लीट डिटेल नहीं बता रही है। तो बिना किसी एम्बिग्विटी के उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट डिटेल चाहिए। साल्वे साहब बोले कि नहीं साहब कंप्लीट डिटेल मिलेगा। उसके बाद साल्वे साहब ने 5 7 10 मिनट में कहूंगा वेस्ट किया। वेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का टाइम प्रेशियस होता है। बिना बात के घुमाने में कि हम असल में आपका मतलब जो था तो हम तो समझे ये थे। इतने बड़े वकील हैं, एसबीआई के चेयरमैन साहब हैं, इंटरिम ऑर्डर है साफ साफ, उसमें कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि साफ ऑर्डर साफ है, उसमें आप समझ आपकी गलत होगा, उसमें घुमाते रहे, उसमें कुछ था नहीं। उनको लग रहा था कहीं कोई रास्ता मिल जाए कि वो बार बार ये कह रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि भाई आपसे इससे क्या मतलब, हमने एक ऑर्डर दिया था जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी से कहा था कि ईसीआई को कर दिया, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या कंफ्यूजन होने लगा इसमें। लेकिन साल्वे साहब उसी को बार बार जुगाली किए जा रहे थे। फिर ये हुआ कि भाई इसमें जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर चाहिए था वो नंबर तो है नहीं। और हाँ, साल्वे साहब ये भी बोले कि साहब एक बाहर इंप्रेशन ये जा रहा है आपके इस ऑर्डर से कि एसबीआई कुछ छुपा रहा है। बिल्कुल इंप्रेशन जा रहा है और एसबीआई छुपा नहीं रहा है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूरी बेंच को लग रहा है कि एसबीआई छुपाने की कोशिश कर रहा है, किसके कहने पे छुपा रहा है ये कोई बहुत मुश्किल गेस नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि साहब ये जो अल्फा न्यूमेरिक वो है वो तो अल्ट्रा वायलेट लाइट से होता है, और ऐसे कैसे पता है, और हम ये कैसे बताएं कि यही वाला उन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट से आप कह रहे हैं कि आप इंश्योर करते हैं, तो जो भी ये है ये बेयरर चेक जैसे है, तो कोई आदमी जब इसको भुनाने आता है तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि ये फेक नहीं है, ये जेन्युइन वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये आप कैसे चेक करते हैं? भाई चेक करने का एक ही तरीका है, वो अल्ट्रा वायलेट लाइट से देख लीजिए, उस पर जो भी उसका जो होगा मुझे मालूम नहीं है, जो भी इशूइंग बैंक है उसको फ़ोन करके पूछते होंगे कि साहब ये है बताइए क्या करें। इस पर उनके पास कोई निरुत्तर थे, अब वो सब टाइम वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद ये मामला चलता रहा। फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट देना होगा, उसको ये कहना होगा एफिडेविट अंडर ओथ। एफिडेविट का मतलब एक अंडर ओथ, एक हलफनामा, हलफ उठा के कहना होगा एसबीआई विल गिव ऑल डिटेल्स, नो इंफॉर्मेशन विल बी सप्रेस्ड। ये जो आप बार बार इंफॉर्मेशन छुपाने की कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन आप नहीं छुपाएंगे। अब साल्वे साहब फिर खड़े हुए, कहना कि साहब ये जो मीडिया है ये मीडिया ट्रायल होने लगता है और हम लोगों की बड़ी बुरी हालत हो जाती है, और ये जो पिटिशनर हैं ये बाहर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक एट लार्ज के लिए, बाहर जाके इंटरव्यू नहीं देंगे, नहीं बताएंगे लोगों को क्या हुआ, कि आप कितनी बेईमानी करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों नहीं बताएंगे? इसमें कौन सी दिक्कत है? क्या वो बार बार इसको करते रहेंगे, मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल है। फिर इसमें जो बात वो हुई कि भाई देखिए ये ट्रांसपेरेंसी, वोटर राइट और बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीफ जस्टिस ने कहा, इसको समझ लीजिए। फिर इस पे साल्वे जी का फिर वही था कि भाई इसको आप ऐसा मत कर दीजिए कि फ्यूचर में और पीआईएल होने लगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन चलने लगे इत्यादि इत्यादि। अब तुषार मेहता साहब भी एक प्लेयर हो गए। हालांकि तुषार मेहता साहब किसके लिए खड़े हो रहे हैं ये अजीब सी, वो अपनी बात कह लेते हैं फिर कहते हैं नहीं आई डिसोसिएट माई सेल्फ फ्रॉम दिस, आई एसोसिएट माई, मालूम नहीं। उन्होंने पहला तो ये कहा कि जो डॉक्टर अग्रवाला ने लिखा है, जो बार काउंसिल के चेयरमैन है, वो उन्होंने अपनी, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं, आई डिसोसिएट माई सेल्फ। उसके बाद उन्होंने ये चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाने की कोशिश की, भाई आपका जजमेंट जो है इट इज बीइंग प्लेड और विच हंटिंग हो रही है। इंटेंशन इसका था कि सब चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, लेकिन यहां इसको जो विपक्षी है वो किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी यहां तक आरोप लगाया, वो सीधे सीधे प्रशांत भूषण के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जो दूसरे वकील हैं वो प्रेस इंटरव्यू कर रहे हैं। एक्चुअली प्राचा जी ने भी, अगर आपको याद है, हमारे यहाँ प्रेस इंटरव्यू किया था।
भयंकर हार्ड हिटिंग इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि प्रेस इंटरव्यू कर रहे हैं, सोशल मीडिया में तो बाढ़ आ गई है इस बात की, और आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स को ट्विस्ट किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने लोगों का अगर गर्दन मरोड़ के, हाथ मरोड़ के पैसा लिया है तो वो कोई पूछेगा नहीं आपसे, आपको ये बड़ा बुरा लग रहा है। तो इस पे चीफ जस्टिस ने एक, मुझे लगा कि बहुत बड़ी बात कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई देखिए, हम लोग जब ऑर्डर पास कर देते हैं तो किसी भी लोकतंत्र में वी आर ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, हमारी आलोचना हो सकती है। पर उन्होंने जो टर्म यूज किया, उन्होंने कहा आवर शोल्डर्स आर ब्रॉड एनफ। मतलब मेरे पास, मैं जब जज की कुर्सी पे बैठा हूं तो मुझे पता है कि मेरे ऑर्डर्स क्रिटिसाइज हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम उस क्रिटिसिज्म को झेल लें। अब रोहतगी साहब फिर खड़े हो गए। अब वो कहने लगे, वो फिर मतलब ये ऐसी बेशर्मी तो भाई नहीं कर पाएगा कोई। अब सीजीआई बार और कहें नो असिस्टेंस, आपसे कोई असिस्टेंस नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनी असिस्टेंस। लेकिन रोहतगी साहब लगातार लगे हुए थे। उन्होंने एक बहुत बेसिक चीज आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही, जो आप भी समझ लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उन्होंने कहा कि जब हमने 12 अप्रैल 2019 में ये ऑर्डर दे दिया था, उस समय से जो भी इससे कनेक्टेड पार्टीज थी, अफेक्टेड पार्टीज थी, वो सब ऑन नोटिस थी, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, एवरीवन वाज अंडर नोटिस। आप नहीं समझे तो इसमें क्या। तुषार मेहता जी फिर कहने लगे, साहब ये तो देखिए एक मीडिया कैंपेन चला रहा है और वो मतलब वो बिल्कुल हम लोगों की हालत ख़राब किए हुए है। और सुनिए, तुषार मेहता क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। तुषार मेहता कह रहे हैं कि सरकार के इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सरकार को ये लग रहा है कि उसका गलत क्रिटिसिज्म हो रहा है। करोगे घूसखोरी को, करोगे लीगल, और फिर जब कोई पकड़े जाओगे तो कहोगे कि नहीं ये इलीगल हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि हमारा जो ऑर्डर है इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सार्वजनिक है, और इस पे कोई भी अपनी टिप्पणी दे सकता है। एंड वी आर नॉट सपोज, अपने लिए मतलब बेंच के लिए बोले, वी आर नॉट सपोज टू डिफेंड आवर जजमेंट्स। प्रशांत भूषण साहब ने इस पर बिल्कुल ठीक से बार बार अपनी बात कहने की कोशिश की कि क्या गलतियां क्या हैं, लेकिन सारे लोग इधर से मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वे, तुषार मेहता, ये सब उनके ऊपर चढ़ जा रहे थे और ये सब कह रहे थे साहब ये तो पीआईएल नहीं, ये तो पब्लिसिटी चाहते हैं और कल ये हेडलाइंस चाहेंगे और इस तरह, और काफ़ी भाषा थोड़ी तल्ख थी जो तुषार मेहता है किसी की थी, क्योंकि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस चाहते हैं इत्यादि इत्यादि। जो प्रशांत भूषण साहब कह रहे थे क्यों 2018 से डिटेल आना चाहिए, उसकी लॉजिक समझा रहे थे कि भाई आपने 2012 अप्रैल 2019 से किया, उससे क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी। तो उन्होंने बार बार ये कहा कि देखिए जो डोनर डिटेल जो देना था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक देना था, छोटी पार्टियों ने दिया है, मेजर पार्टीज ने नहीं दिया है, तो ये उसी समय का वायलेशन है, तो देना पड़ेगा मेजर पार्टीज को। अब अच्छा ये हुआ कि मेजर पार्टीज में कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, कहीं मैंने पढ़ा था कि बीजेपी ये सब कुछ, बीजेपी अपना जब रिटर्न भी फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी उसने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है। फिर तुषार मेहता एक और नया आरोप लगाया, उन्होंने कहा जो एनजीओज हैं दे आर फजिंग द फिगर्स, फिगर तुम्हारे कौन क्या फज कर रहा है और कौन किस तरह से कर रहा है। अमित शाह साहब ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमारे 303 एमपी हैं तो 6000 करोड़ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसके जितने एमपी उतना उसके पास वो आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में आज ऑर्डर लिखाया है, डायरेक्शन दिया है कि जो परचेजर और जो खरीद रहा है बॉन्ड उसका डिटेल, पूरे डिटेल अल्फा न्यूमेरिक नंबर तक, और पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल, ये सब आप इकट्ठा करिए और ये आप थर्सडे तक इस सारे को जमा करना है 5 बजे तक, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसको तुरंत इसको साइट पे अपलोड कर देना है। और ये जो ऑर्डर है इट शुड गिव कंप्लीट डिटेल, इसमें कहीं कुछ चीज़ नहीं छूटे, कोई आप ये नहीं करेंगे कि हम इसको बाद में थे नहीं थे इत्यादि इत्यादि। अब इसमें एक दो चीज़ें आपके साथ में ज़रा और कर लूँ। एक आज सुबह जब पेपर उठाया तो एक चीज़ अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो आज उन्होंने भी, देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी, जनता दल यू और
तृणमूल कांग्रेस, ये 10-12 पार्टियों ने अपने रिटर्न ये फाइल किए हैं, जो पुराने, जब हम 2019 की बात कर रहे हैं। और उस रिटर्न में कुछ ने लिखा है कि यहाँ से आया, कुछ ने लिखा है यहाँ से आया। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि उसके पास कुछ 11 या 12 करोड़ के आए, तो उसमें से 10 करोड़ उसके दरवाजे पे कोई छोड़ गया था, पता ही नहीं। 10 करोड़ के बॉन्ड, 1-1 करोड़ के 10 बॉन्ड ऐसे ही छोड़ गया था, उनको पता नहीं किसने दिया। इसी तरह का गुप्त दान जनता दल यू को भी मिला, उनके भी दरवाजे पे कोई छोड़ गया था। और इसी तरह का गुप्त दान तृणमूल कांग्रेस को भी 75 करोड़ रुपए का मिला। ये उस पुराना है, अभी दया वाला नहीं, जहां पे उनके पास ये डिटेल नहीं है किसने दिया। अब जब ये साफ हो गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंप्लीट डिटेल देना है, तो मेरे ख्याल में अब ये बात भी खुल जाएगी किसने दिया। अब मैं 2-3 चीज़ों पे जल्दी से आके इसको, आप जो मैं समझ रहा हूँ उसको ख़त्म करूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज विपक्ष, जो पहले दिन से पूरा विपक्ष, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, पूरा विपक्ष जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था उस दिन से इस बॉन्ड के खिलाफ है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसमें केवल एडवांटेज और केवल हाथ मरोड़ने का और स्टेट मशीनरी को मिसयूज करके पैसा लेने, धन उगाही का काम जो भी सरकार होगी, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, ये वही करेगा। तो थे अगेंस्ट सब लोग। कम्युनिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट सीपीएम और इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड नहीं लेंगे, लेकिन बाकी लोगों ने लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब लेना भी था भाई, अगर आपको पार्टी चलानी तो लेना पड़ेगा। लेकिन जब आज ये पता लग गया कि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, भ्रष्टाचार इसकी बू आती है इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इनको एक तो डिक्लेरेशन देना चाहिए, साहब इन जगह से पैसा आया, और उनको ये कहना चाहिए कि मुझे भी पॉलिटिकल पार्टी चलानी थी। जो राहुल गांधी ने कहा है कि भाई इलेक्शन बॉन्ड से पैसा आया है, लेकिन क्या हम पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में थे, ये देखने वाली बात है कि क्या जिनसे पैसा लिया गया उनको उनका हाथ उमेट के लिया गया या उनको कोई फायदा पहुंचाया गया। इसलिए ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, और ये हमारा काम है, और ये सिविल सोसाइटी का काम है। वो सब कागज आ जाएंगे तो बताएंगे उसमें कि किससे किसका क्या फायदा हुआ। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज को स्वतः अपने सारे डोनर के नाम अगर पहले दे देंगे तो 2 उससे फायदे होंगे। एक तो ये, अच्छा, और फिर ये कह दें साहब गलत था। हमारे एक अभय दुबे तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई इस पर माफ़ी मांग लें कि गलती हो गई, और गलती इसलिए हुई क्योंकि सारा बीजेपी अकेले ले जा रही थी, हमारे पास भी कुछ आ गए तो हमने भी रख लिया इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, वो कह सकते हैं कि हम इसको वापस करेंगे, हो सकता है टाइम लगे, 2-4-5 साल लगे, हम हर साल कुछ करके इसको वापस करेंगे, जिससे बीजेपी के ऊपर प्रेशर आए। किसने दिया अगर ये बता देंगे तो बीजेपी को भी बताना पड़ेगा, फिर बीजेपी ये नहीं कह सकते मैं नहीं बताऊंगी। तो मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का दूसरा ये हो रहा है कि इसको जल्दी ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और ये जितना लंबा खींचेगा, ये इसके में भारतीय जनता पार्टी और उलझती जाएगी, और उसका पोल परफॉर्मेंस डायरेक्टली इससे इफेक्ट होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की कथा है ये ख़त्म नहीं हुई है, और मेरे ख्याल में इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद जो दूसरी कथा शुरू होनी है वो पीएम केयर फंड की, आज नहीं तो कल शुरू ज़रूर होगी कथा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।